सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार और रेणु जी आपको भी बहुत नमस्कार। नमस्कार नमस्कार संगीता, और अभी सभी हमारे श्रोताओं को, सखियों को, सहेलियों को नमस्कार जी। कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ, और हमेशा की तरह हम भी आज भी बहुत सारी चीजें हैं जो चीजें हैं में। हाँ, क्या क्या लेकर हाजिर हैं जी बिल्कुल। भाई, वैसे तो हमारी बहुत सारी सखियों को, श्रोताओं को पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निषेध दिवस है आज, और तो जाहिर है कि हम इस पर चर्चा करेंगे। वहीं गीत मंजरी का दिन है, तो आज हम, चूंकि हस्तशिल्प सप्ताह चल रहा है, तो हमारा विषय क्या होगा? कढ़ाई। तो हमारे देश में इतनी विविधता है, और किस किस तरह से हम हस्तशिल्प में हमारी जो कढ़ाई के तरीके आते हैं उस पर चर्चा करेंगे आज। और खाली समय कुछ लोगों के पास है, तो वो उसका सदुपयोग कैसे कर रही हैं वो हमें बताएंगी सखियां। और उससे सबसे पहले हमें लगता है कि क्रांतिकारी के बारे में बात कर लें। जी बिल्कुल। तो हमारी एक कल्पना दत्ता जी की आज हम चर्चा करने वाले हैं ना जी। तो कल्पना दत्ता जी ये स्वतंत्रता सेनानी है। हमारी भारत की स्वतंत्रता के लिए जिन क्रांतिकारियों के नाम आते हैं उनमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही हैं। जी जी। ऐसी ही एक महिला क्रांतिकारी कल्पना दत्ता है, जिनका नाम शीर्ष के क्रांतिकारियों में आता है, क्योंकि उनका काम ही कुछ ऐसा था। हर वर्ग, हर समुदाय ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान किया और अपनी विचारधारा का चयन किया। जिस ढंग से वो जो चाहते थे वो उस तरह से उन्होंने किया। गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए जिन लोगों ने क्रांतिकारी तरीके को चुना, उनमें से एक कल्पना दत्ता भी हैं, जिनका नाम हम बड़े फक्र से लेते हैं, और जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से निडरता और साहस से संघर्ष किया, और उन्हें 1971 में वीर महिला के खिताब से नवाजा गया। जी। और गुलाम भारत के दौर में जब बांग्लादेश भारत का हिस्सा हुआ करता था, तब वहीं के चटगांव के श्रीपुर गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में पिता विनोद बिहारी दत्त के घर 27 जुलाई सन 1913 को कल्पना दत्त का जन्म हुआ। कल्पना जैसे जैसे बड़ी होती गई, क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानियों से और स्वतंत्रता सेनानियों से बहुत वो प्रभावित थी। तो मन में भी उनके बहुत असीम प्यार था देश के प्रति। पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा भी था, उन्हें अपना आदर्श भी मानती थी। तो उनकी रुचि ज्यादातर, अगर विषय की बात करें तो विज्ञान में थी, और फिर वहां से वो बैथ्यून कॉलेज जो कलकत्ता में है वहाँ पढ़ाई के लिए चली गई। यहाँ कॉलेज में कोलकाता में छात्र संघ से जुड़ी और क्रांतिकारी गतिविधियों में शिरकत करने लगी। यहीं पर इनकी मुलाकात बीना दास से हुई, प्रीतिलता वाडेदार से भी हुई, ऐसी महिलाओं से हुई। जाहिर है कि उनके में भी एक वो रक्त संचार हुआ, और वीर रस का जो कहना चाहिए कि उन्होंने भी एक प्रण कर लिया कि उन्हें भी देश के लिए कुछ करना है। और फिर उनकी मुलाकात मास्टरदा यानी स्वतंत्रता सेनानी सूर्य सेन से हुई, और यहीं से वो इंडियन रिपब्लिक आर्मी का हिस्सा बन गई। और इधर अंग्रेजी हुकूमत जितना पैर जमाने की कोशिश करती, भारतीय क्रांतिकारी किसी न किसी घटना को अंजाम देकर उसे असफल करने की कोशिश करते रहते थे, जिससे कि और बहुत हद तक सफल भी होते थे। तो जाहिर है कि ब्रिटिश सरकार बेदम होती चली जा रही थी। जी। और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने बंगाल स्थित चटगांव में शस्त्रागार को अपने अधिकार में लेने की योजना एक बनाई, और इस तरह की तो योजनाएं क्रांतिकारी बनाते ही रहते थे। तो 18 अप्रैल सन 1930 की रात को अंजाम दिया गया इसे। ये अंग्रेज सैनिकों का सैनिक शस्त्रागार था। इन क्रांतिकारियों में सूर्य सेन और प्रीतिलता वाडेदार के साथ साथ कल्पना दत्ता भी थी, और अन्य क्रांतिकारी भी थे। सैनिक शस्त्रागार पर कब्जा करने के बाद क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया वहां, और अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की, और सभी ने फिर जलालाबाद की पहाड़ियों में शरण ले ली। वहां पर क्रांतिकारियों को सभी तरफ से अंग्रेजी सैनिकों ने घेर लिया, और इस तरह से जब अंग्रेज सैनिकों से वो घिर गए, लेकिन वहीं पर गुरिल्ला युद्ध पद्धति में मशहूर इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों का सामना किया। लेकिन धीरे धीरे धर पकड़ तेज हुई, और सूर्य सेन के साथ सभी को गिरफ्तार कर लिया गया।
क्रांतिकारी सूर्य सेन को अंग्रेज सरकार ने मृत्युदंड दिया। वहीं कल्पना दत्ता पर अभियोग सिद्ध न होने के कारण उन्हें कुछ समय बाद रिहा कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपने गांव आने के बाद पढ़ाई जारी की रखी और भेष बदलकर कई और वारदातों को भी उन्होंने अंजाम दिया। जी, और पुलिस की दबिश और निगरानी की वजह से वो भूमिगत होकर भी आंदोलन चलाती रहीं, गिरफ्तार भी होती रहीं और इस तरह जेल से बाहर भी कई बार वो निकली। इस समय तक स्वतंत्रता आंदोलन और तेज हो चुका था। 1943 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पूरनचंद जोशी के साथ कल्पना दत्त का विवाह हुआ। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी। उन्होंने सांख्यिकी संस्थान में अपनी सेवाएं देना इसके बाद शुरू किया और बंगाल से फिर दिल्ली आ गईं। 8 फरवरी सन 1995 को महान क्रांतिकारी कल्पना दत्त का दिल्ली में निधन हो गया। सन 2010 में रेणु जी उन पर एक फिल्म भी बनी जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया जी था। हाँ, आशुतोष गावरिकर जी ने इसे बनाया था, निर्देशन किया था इसका, और हमें लगता है हमारे बहुत सारे साथियों ने देखा भी होगा, है ना, इस फिल्म को। तो भाई जब हम अगर बात कर रहे हैं कल्पना दत्त जी की, तो क्यों ना एक अच्छा सा गीत सुन ले। बिल्कुल। वंदे मातरम 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 सुजलाम सुफलाम मलयज शिखलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे सुजलाम सुफलाम मलयज शिखलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां वंदे मातरम 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 सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद करले सप्तकोटि भुजैत कर करवाले सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद करले सप्तकोटि भुजैत कर करवाले बोला केनु मैं तो बोले बहुबलधारिणी नमामि धरिणी रिपुदलवारिणी मातरम वंदे वंदे मातरम 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 भाई अभी हमने कल्पना दत्ता जी पे बात की, तो भाई दत्ता भी कहा जाता है इनको, दत्त भी कहते हैं, ऐसा? जी बिल्कुल। तो हमने कहा कि हम अपने श्रोताओं को स्पष्ट कर दें कि दोनों सही है। हाँ। और बंगाल में दोनों बोला जाता है, बिल्कुल, दत्ता भी बोलते हैं, दत्त भी बोलते हैं। जी, तो ये बात तो है ही। और जब हमारे क्रांतिकारियों ने इस तरह से, या यूं कहें कि देशभक्तों ने, जाबाज सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर करके हमें आज़ादी दी, तो कुछ हमारी जिम्मेदारी भी बनती है संगीता कि हम अगर देश में रह रहे हैं तो उसके विकास का सोचें और जो भी चीज़ें हमें मिली है उसका सही उपयोग करें, है ना? जी, और ये सोचें कि
सौभाग्य ने हमें इतने सुंदर से देश में पैदा किया है। और कई लोग तो ये भी कहते थे, क्रांतिकारी लोग रेणु जी, कि अगर हमें जन्म मिले तो फिर से हिंदुस्तान में ही मिले जी। तो ये भावना होती है। बिल्कुल, भावना ये भी होती है। और वहीं सोचो कितनी बड़ी बात है कि माताएं भी कहती हैं कि हमें एक और लड़का होना चाहिए और जो क्रांतिकारी बनता। जी, कितनी बड़े जज्बे की बात है ना ये। जी। और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं रेणु जी जो इतनी क्षमता वाले नहीं हैं कभी भी, लेकिन उन्हें भी ऐसा लगता है जब वो सैनिकों को देखते हैं, जब वो देखते हैं कि किस तरह से अपने देश की हिफाजत करते हैं लोग, तो उन्हें भी ये लगता है कि वो कितने भी हैं लेकिन अपने देश के लिए कभी भी वक्त आने पर वो जरूर अपने प्राणों की कुर्बानी जरूर देंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो हम इस वक्त की अगर हम बात करें, हर वक्त लड़ाई नहीं होती या युद्ध की स्थिति नहीं होती है। ऐसे में देश सेवा की अगर हम बात करें तो हमारा धर्म यही कहता है, या सच्ची देशभक्ति ये है कि हम जहां जो काम कर रहे हैं उसके प्रति ईमानदार रहें और किसी भी तरीके से कोई गलत काम ना करें, समय का सदुपयोग करें। तो ये सब हमारी जिम्मेदारी बन जाती है ना। जी, और आज के संदर्भ में तो इसका काफी महत्व है, क्योंकि आज देखिए 31 अक्टूबर भी है और 31 अक्टूबर नहीं है जी 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 जी, आज जो दिन है 9 दिसंबर का, ये दिन 31 अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र ने भ्रष्टाचार जो निषेध समझौते को पारित किया था और ये दिवस तब से सामान्य जन जागरण हेतु मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भ्रष्टाचार एक संयुक्त राष्ट्र क्या, ये तो सभी के लिए है, सभी के लिए है कि गंभीर है, ये अपराध है जो कि सभी समाज में सामाजिक और आर्थिक विकास को कमजोर बनाता है। तो आज देखें तो भ्रष्टाचार से तो कोई भी देश ऐसा नहीं है रेणु जी, मुझे लगता है कि कोई भी क्षेत्र या कोई भी देश है जो इस चीज से बच पाया हो। लेकिन ये चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये समाज की जड़ों को बिल्कुल खोखला कर देती हैं और समाज की जड़ों को तो खोखला करती हैं। अगर हम देश की बात करें तो देश के विकास में बहुत बाधक होती हैं। तो भ्रष्टाचार सिर्फ ऐसा नहीं कि हम सिर्फ रिश्वत लेते हैं वही भ्रष्टाचार, हम देते हैं तो भी हम गलत कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ लिया तो नहीं हमने, लेकिन हम दे रहे हैं तो वो भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम गलत चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। हम देंगे तभी तो लेंगे लेने वाले, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है। दूसरा, अगर कहीं हो रहा है भ्रष्टाचार तो हम उसको सिर्फ ऐसे ही बस देख रहे हैं, उसकी कहीं कोई शिकायत दर्ज नहीं कर रहे हैं। तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसकी सूचना सही जगह दी जाए ताकि उसको रोका जा सके। जी, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें प्रभावित हो जाती हैं नीनू जी, कि एक सामाजिक ढांचा होता है जिससे कि हम सब बंधे होते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करना है और अपने देश के लिए भी करना, अपने घर के लिए भी करना, अपने समाज के लिए भी करना है। तो ये हर एक क्षेत्र को मुझे तो लगता है कि प्रभावित करता है और स्वास्थ्य हो चाहे धन हो, सभी चीजों पे इसका असर तो होता ही है। तो एक तरह से देखें कि अगर ये चीजें होती हैं तो समाज को खोखला करती हैं और साथ ही साथ इनके परिणाम भी बहुत गंभीर होते हैं। तो जीवन को ही एक तरह कह सकते हैं कि अगर ये चीजें हैं तो जीवन ही एक तरह से समाप्त समझिए। हाँ, बिल्कुल सच बात है कि जीवन समाप्त कहें या अगर हम जी रहे हैं तो भी वो भ्रष्ट है जीवन, बेकार। तो ये जो भ्रष्टाचार है ये तो हो गई लेने देने की बात कि हम सामान ले रहे हैं या सामान दे रहे हैं या कुछ गलत उसका अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके प्रभाव के कारण हम कुछ और गलत काम कर रहे हैं। चूंकि आप उस पद पर बैठे हैं किसी ऐसे जहां के आपको कुछ खास अधिकार मिले हुए हैं, उसका आप ऐसा तो नहीं कि दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने हित में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है ना। कि अगर मान लीजिए हम ऐसे पद पर हैं कि हमारे पास कि हम कुछ लोगों को नौकरी दे सकें, उसमें से हम अपने परिवार वालों को दे रहे हैं, ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। वहीं जैसे हमने कहा कि वो लोगों को करते हुए देखते रहना भी गलत है। उसके साथ साथ एक बात और है कि अगर हम कार्यालय जा रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सरकारी नौकरी में हैं तो वहीं आपको ईमानदार रहना है, ऐसा नहीं है। आपका अपना व्यवसाय है तो भी टैक्स देना, ये सारी चीजें देशभक्ति है। अगर आप टैक्स चोरी कर रहे हैं, बिजली की चोरी कर रहे हैं, ये भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। सही समय से अगर आप नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं अपने व्यवसाय में या जो आपका व्यापार चल रहा है उसमें आप चीजों को कुछ गलत कर रहे हैं, वो भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। क्योंकि आमतौर पर हम ये मान के चलते हैं कि जो सरकारी नौकरी में है सिर्फ वही रिश्वत ले रहा है या दे रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये देश के टैक्स की चोरी करना भी एक भ्रष्टाचार है। वहीं अगर आप काम समय से नहीं कर रहे हैं, अच्छी गुणवत्ता की चीजें नहीं दे रहे हैं, अगर आप किसी चीज में मिलावट कर रहे हैं, ये छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं। रोजमर्रा में अगर दूध जैसे आता है, अगर आप उसमें भी मिलावट कर रहे हैं, अगर आप बेच रहे हैं, ये भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं, बच्चों के जीवन से खेल रहे हैं।
दवाओं को गलत तरीके से दे रहे हैं, या नंबर 2 का पैसा आप कमा रहे हैं, या आप नंबर 2 कहीं से दे रहे हैं, या आप अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, पूरे दिन आप यूं ही खाली पड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप एक तरह से देश का जो भी आप बिजली पानी जो भी खर्च कर रहे हैं वो सबका अपव्यय कर रहे हैं। ये सारी चीजें भ्रष्टाचार में आ जाती है जी, ना? यानी कि ये अपने लिए एक मुनाफे वाली बात हो गई बिल्कुल। कि छोटी छोटी सी चीजों में भी हम अपने मुनाफा कर लेते हैं। जी, मुनाफा कर लेते हैं और देश के लिए नहीं सोचते, समाज के लिए नहीं सोचते। और इन चीजों से ऋण जी कहीं न कहीं सभी को धीरे धीरे अगर इसको ठीक ना किया जाए जी। तो घर में भी इसका बुरा असर पड़ता है, बिल्कुल, छोटे बिल्कुल। पैमाने पर भी इसका बुरा असर नहीं, पड़ता है। बहुत ज्यादा जी। पड़ता है। कहने के लिए फिर हम कहते हैं कि देश की एक एक इकाई से ही पूरा देश बनता है, हम्म। तो ऐसा नहीं है कि छोटा पैमाना नहीं होता है, पैमाना पैमाना होता है। आपकी बिल्कुल। एक की भी संख्या बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। तो आप जैसे घर में अगर बात कर रहे हैं हम कि घर पर उसका प्रभाव पड़ता है, जाहिर है कि अगर आप कुछ नंबर 2 का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपराध की जो श्रेणी में आता है, तो अगर आप कर रहे हैं तो जाहिर है कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को भी वही सौंप रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आगे तक पोषित हो रहा है ना? बिल्कुल जी। और एक है कि अगर हम मतलब हमें ये देखना चाहिए कि किसी न किसी तरह से अगर हम इन चीज़ों में लिप्त नहीं हैं तो अपने देश की जो देश की मुख्य धारा है तो उससे हमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से जुड़ना चाहिए। अपने आप को बिल्कुल स्वच्छ और अच्छे एक गुणवत्ता वाला जो व्यक्तित्व होता है उस पर उसको निखारना चाहिए। और इसलिए कई जगह देखिए काम भी होता है और सहभागिता भी अपनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके ये देखा जाता है रेणु जी कि शिक्षण संस्थान जो हैं वहाँ भी बहुत सारी चीजें इस तरह की होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं जिसमें टीचर्स बच्चों को बहुत सारी चीजें समझाती हैं। इसमें कुछ तो निबंध वगैरह के जरिए भी बताती हैं और कुछ भाषण प्रतियोगिता भी होती है, नाटक वगैरह होते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं, स्क्रिप्ट भी बच्चों को लिखने के लिए दी जाती है। और कई बार तो ऐसा भी है कि कुछ कुछ अभियान तरीके के भी चलाए जाते हैं जिससे कि बच्चों में ये चीज आ सके कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो और कई बार तो ऐसा भी है कि जो पत्रकारिता में लोग होते हैं यानी कि अखबार वगैरह में भी लेख दिया जाता है, कई बार जो टीवी चैनल्स होते हैं उनके माध्यम से भी बताया जाता है, और कई बार तो ऐसा भी है कि जो निजी संगठन होते हैं वो भी इसमें अपनी सहभागिता जरूर देते हैं। बिल्कुल देते ही और देना ही चाहिए। और वैसे भी अगर हमने कहा जैसे कि घर के स्तर पर अगर हम बात करें तो चीजों का दुरुपयोग, अपव्यय, हम जैसे अगर पानी भी खर्च कर रहे हैं फिजूल में तो ये भी हमारे लिए भ्रष्टाचार की ही श्रेणी में एक तरह से आता है। कहीं ना कहीं आप देश से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार केवल ऐसा नहीं होता है कि कार्यालय आप देर से जा रहे हैं तो गलत है, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, आप सरकारी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं ये भी गलत है। जी बिल्कुल, ये तो बहुत ज्यादा देखा जाता है, बहुत ज्यादा देखा। वही जैसे कि चोरी हो गई लेकिन आप FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं, या कहीं कुछ गलत देखा आपने लेकिन आप गवाही नहीं दे रहे हैं, ये सब भी गलत है। जी, ट्रेन पे चलते समय उसकी बहुत जगह सीटें कटी हुई दीवारें गंदी करते हैं, पोस्टर लगा देते हैं, हम अपने प्रचार प्रसार के लिए सरकारी चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं। जी। तो ये सारी चीजें भ्रष्टाचार की श्रेणी में आती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिश्वत लेना और देना ही है। उसके साथ साथ एक अच्छे नागरिक होने का, जैसे तुमने कहा ना संगीता, कि हमें अपना प्रमाण देना चाहिए, एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए, नैतिक मूल्य होना चाहिए। उसके साथ साथ एक जिम्मेदारी और भी है हमारी देश के प्रति कि हम अपने बच्चों को अच्छे से पाले पोसे, एक ईमानदार नागरिक बनने की दिशा उनको दें ताकि एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज स्थापित हो और हमारा देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके। जी, और पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए लेकिन ये भी देखा जाता है कि कई बार बच्चों की गलतियां भी होती हैं तो माताएं उनको लाड़ प्यार में नजरअंदाज कर देती हैं। अगर कोई बच्चा है जैसे छोटे से, कभी किसी की रबर आ गई, कभी किसी की पेंसिल आ गई, कभी, तो वहाँ ये भी जरूरत है कि हम बच्चों को बताएं कि भाई ये जिनका आ गया है गलती से ये उनको आप दे आइए, है ना। कभी कभी किसी की नोटबुक आ जाती है, तो इस तरह से छोटी छोटी चीजों को जब हम बच्चों को बताएंगे तब वो समझ पाएंगे कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है। बिल्कुल। या कहीं कहीं ऐसा होता है कि स्कूल में उन्होंने कैंटीन में या कुछ गलत तरीके से पैसे दिए, या चपरासी को भैया को कहा कि अच्छा ये 5 रुपए रख लीजिए और हमारी ये चोरी किसी को बताइएगा मत। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम बीज डालते हैं गलती का और भ्रष्टाचार को पनपने देते हैं। तो जिम्मेदारी अभिभावक की भी बहुत बड़ी है। तो इस मंच से हम यही कहना चाहेंगे, बिल्कुल सही तुमने प्रश्न उठाया संगीता, कि बिल्कुल कहना चाहिए कि हाँ माता पिता इस बात पर सजग रहे कि आपका बच्चा क्या कर रहा है।
ऐसा तो नहीं कि कहीं कहीं कुछ पैसे देकर कुछ इधर से उधर से गलत काम कर रहा है, तो शुरुआत में ही आप उसे देख लें। और सबसे पहली बात तो स्वयं एक आदर्श नागरिक बनने की कोशिश करें। तो जब आदर्श नागरिक हम बनेंगे तो बच्चे अपने माता पिता का अनुकरण करते हैं। जरूर करेंगे ना। और रेणु जी, एक चीज और याद आती है कि जैसे बच्चे ही नहीं, बड़े भी कभी कभी क्या होता है कि हम सामान लेने जाते हैं या बैंक में भी जाते हैं, भीड़, चूंकि अब आजकल एटीएम वगैरह हैं, तो पहले भीड़ बहुत ज्यादा होती थी, हो सकता है कि कभी कभी कोई किसी में कुछ गड़बड़ी हो जाए पैसे देने में या लेने में, तो अगर कम दिया तो वो बैंक वाले बताते हैं कि भाई ये आपका कम है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम पैसे निकालने जाते हैं तो जो वो लौटाते हैं पैसे, वो कई बार ज्यादा भी हो जाते हैं। तो इसको अच्छी तरह से वहां पर गिन के, और जितने पैसे आए हैं, कभी कभी ऑटो में भी ऐसा होता है, तो जो पैसे ज्यादा आ गए हैं उसको ईमानदारी से लौटा दिया जाए। जी, तो यानी कि हर क्षेत्र में हम अपनी ईमानदारी का सबूत दें और आगे आने वाली पीढ़ी को भी कुछ ऐसा ही सौंपे, तो हमें लगता है बहुत स्वस्थ समाज के निर्माण हो सकता है। तो हम तो यही कल्पना करते हैं, है ना? जी।
पीऊं, खुशियों के जाम पी चुका, खुशियों के जाम पी चुका, मेरे गुनाह माफ कर, मेरा ज़मीर साफ कर, मेरे यीशु मेरे खुदा, ओ मेरे परमात्मा, ओ मेरे परमात्मा, ओ मेरे परमात्मा। तो भाई हम तो यही कामना करते हैं कि सब लोग बहुत अच्छे से रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत काम करने में जो करता है उसमें क्षणिक तो आराम मिलता है, या जो भी चीज़ चाहिए होती है, जो हमारी कामना होती है, जिस उद्देश्य से हम ये काम करते हैं गलत, वो तो तुरंत होता है, लेकिन वो बड़ा क्षणिक सा होता है। लेकिन अगर हम पूरे लंबे समय की बात करें तो सुकून से अगर जिंदगी जीनी है तो जाहिर है कि हम भ्रष्टाचार से दूर रहें, गलत कामों से दूर रहें, क्योंकि गलत काम करने से पहले भी आपको बहुत सोचना पड़ता है और करने के बाद भी बहुत मन भारी रहता है और तरह तरह के विचार आते रहते हैं, है ना जी। तो बेहतर है कि ऐसी चीजों को छोड़ दिया जाए। और कहते हैं ना कि एक अंदर आत्मा होती है जो सही गलत हमेशा बताती रहती नहीं है। होती है आत्मा, तो कहते नहीं है, होती है, बताती रहती और है। बिल्कुल बताती रहती है, और हम उसको बड़े अच्छे से नजरअंदाज भी करते हैं, है ना। और जब भी हम खाली समय में बैठते हैं तो जाहिर है कि ऐसे ही हमें अब हमारे जो गलत काम होते हैं हमें याद आते हैं। तो खाली समय तो हमारे पास होता ही है, और आजकल जो गुनगुनी धूप में जब बैठते हैं, जहाँ पर सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, वहां पर ये जो खाली समय मिलता है ना, उसमें तो अक्सर लोग संगीता रजा ही लिया और धूप में लेट गए, फिर तो कितनी अच्छी नींद आती है। हाँ बिल्कुल आती है। और फिर ये भी होता है कि भाई धूप में बैठे हैं तो ठंड बिल्कुल चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा, थोड़े समय बिल्कुल धूप तो है, वो लालच देती है, फिर बैठ गए थोड़ी देर, और उसके बाद फिर जैसे 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 शाम हुई जी, तो फिर वही ठंड लगने लगती है। लेकिन जो ये धूप में सोने की बात है, कुछ हमारी सखियों को नींद भी नहीं आती, या आती है तो बहुत थोड़ी देर सोए और फिर से एकदम तरोताजा हो गए। ठीक है, जो सो लेते हैं वो तो सो लेते हैं, लेकिन जो खाली समय हमें मिलता है, कुछ लोगों के पास सोने के बाद भी बहुत खाली समय रहता है, तो उस खाली समय में क्या किया जाए, ये बड़ी समस्या होती है ना। जी बिल्कुल। अब और आजकल तो खास तौर से लोग सोचते हैं कि भाई कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, और बहुत अधिक मोबाइल देखो तो तकलीफ हो जाती है। तो खाली समय का सदुपयोग करने के लिए बहुत सारे और भी तरीके हैं, उन्हें हमें अपनाना चाहिए। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं, तो हम उनके पास बैठें और कुछ आगे जो काम करना है उसकी तैयारी कर लें, प्लानिंग कर लें, उसकी योजनाएं बना लें। और उसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी है कि जब आप बैठें तो तनाव से दूर रहने का भी एक अभ्यास किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तनाव हो गया, नहीं हुआ, अपने आप हो गया, ऐसा नहीं है। तनाव दूर करने के लिए बहुत सारे जो तरीके हैं उन पर कुछ काम करना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए, और उसकी अपनी आदत डालनी चाहिए कि किन किन चीज़ों से हमें तनाव होता है और किन किन चीज़ों को करने से हम उससे दूर रह सकते हैं ना। जी, और कभी कभी तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमेशा अगर खाली समय है और तनाव भरा दिन जा रहा है, तो रेणु जी कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग यही नहीं सोचते कि हम इससे किस तरह से बाहर आ सकते हैं। तो ये तो पहली बात कि खुद से ही सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम इस तनाव भरे समय से वापस आएं और कुछ न कुछ क्रियाशीलता अपने अंदर जरूर लाएं, जिससे कि ये समय आसानी से कट जाए और कुछ न कुछ सीखने को भी मिल जाए। तो आजकल तो सबसे ज़्यादा देखा गया है कि लोग बहुत अच्छी तरह से करियर को प्लान करते हैं, और जब खाली समय होता है तो चूंकि आजकल का समय ही इस तरह का है, तो मेडिटेशन, योगा, थोड़ा सा टहलना, अगर सुबह का समय, वैसे तो आजकल कोरोना है और ठंड भी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा है, तो ठंड के मौसम में संभल कर ही, या अच्छी तरह से स्कार्फ है, मफलर है, वो लेकर के वो फिर बांध कर फिर टहलें। लोगों से मिलना जुलना भी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल भी लोगों से नहीं मिलते जुलते हैं, तो मिलना जुलना लेकिन जो टहलने की बात है उसके साथ साथ एक बात और है कि आप घर के अंदर रह के कुछ व्यायाम जरूर करें। क्योंकि ठीक है, आपको लगेगा कि हमें तनाव तो दिन में होता है, ये सुबह व्यायाम कर लेने से क्या होगा, ऐसा नहीं है। आप सुबह व्यायाम करें, कुछ और भी जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं प्राणायाम की, योग की, उनको भी करें। उससे पूरा शरीर में जो एक नई ऊर्जा आती है, तरोताज़ा सा हो जाता है मन, वो बहुत अंतर लाता है। तो ऐसा नहीं है, जो हमने कहा ना कि ऐसा नहीं कि आज आपको तनाव हुआ तो आज ही आप सोचें।
कभी भी होता रहता है जी। और धीरे धीरे ये अवसाद का रूप ले लेता है, तो बेहतर है कि तनाव को कैसे दूर किया जाए इस पर मनन चिंतन किया जाना चाहिए। हाँ, और कई बार तो हम लोग ऐसा भी सोचते हैं कि भाई अगर थोड़ी देर योगा कर लें जी। तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, थोड़ी देर मेडिटेशन कर लें तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन जब योगा करेंगे, जब मेडिटेशन करेंगे तो समझ में आता है कि इसका कितना लाभ होता है और इसका शरीर पे कितना ज्यादा असर जी, होता है। शरीर ये पर आप भी- खुद महसूस हाँ करेंगे। बिल्कुल, जी। शरीर पर भी असर होता है, मन पर उसका असर होता है, और ऐसा नहीं जितनी देर तक करते हैं उतनी देर तक, बल्कि पूरे दिन तक उसके ऊपर असर होता है और फिर धीरे धीरे आपके पूरे व्यवहार में उसका परिवर्तन दिखाई देने लगता है। तो ये सारी चीज करें। वहीं पर अगर आपके लिए जो जरूरी है, इंटरनेट मोबाइल आदि से जो जानकारियां आप हासिल करना चाहते हैं वो करें। तरह तरह के व्यंजन आप उनमें देखें और बनाएं और अपनी रचनात्मकता को कुछ नई दिशा दें, है ना। जी, आजकल तो ठंड है तो सखियां बहुत सारी स्वेटर बनाने में, हाँ। क्रोशिया के काम करने में, इसमें भी बड़ी दक्ष होती हैं। जो सखियां इनमें इंटरेस्ट नहीं रखती हैं वो इंटरनेट से बहुत कुछ सीख सकती हैं। जैसे इंटरनेट में भी बहुत सारी ऐसे ब्लॉग्स वगैरह होते जी। हैं या अपनी साइट होती है, तो जी। अगर कुछ जानकारी है तो छोटे छोटे ब्लॉग्स उसमें बना लें जिससे लोगों को फायदा हो। जी। अगर वो ब्लॉग पे जाकर उस पे पढ़ाई करें तो खुद भी ये- पढ़ाई करें और जी। खुद जो जानकारी है उसको उसमें दे भी शेयर- सकती हैं, ताकि हाँ। बाकी लोग उसको देख लें और पढ़ लें और समझ लें। और सीख लें। जी। जी, तो इस तरह से कुछ रचनात्मक किया जा सकता है। जो क्रोशिया का काम, स्वेटर का काम जानती हैं वो कर सकती हैं, या बहुत सारे लोग पेंटिंग में भी बहुत इंटरेस्ट रखते जी। हैं, बहुत उनको अच्छा लगता है तो तरह तरह की पेंटिंग भी कर सकते हैं। जी। और सिंगिंग है, गाने का बहुत लोगों को बड़ा शौक होता है तो वो भी कर सकते हैं। फिर सबसे अच्छी चीज तो मुझे ये लगता है रेणु जी जी। कि किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। हाँ, वो तो हमने शुरू में ही कहा ना कि हाँ। जो तो हम कहते ही रहते हैं कि हाँ। किताबें सबसे अच्छी दोस्त हैं, तो उनको अपना और साथी बनाएं। जी। बिल्कुल। और पहले तो आपको याद होगा कि जब ये मोबाइल नहीं थे, जब लैपटॉप वगैरह नहीं थे, तो लोग जब लंबे सफर पे जाया करते थे जी। तो कोई ना कोई किताब अपने साथ जरूर ले लेते उस थे। समय भी लेते थे, फिर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जरूर खरीदा जाता था, वो ठेले पर आते थे लेकर। तो इस तरह की चीजें हैं। ये तो आपने बताया ही कि रुचि के अपने कार्य करें, दोस्तों के साथ घूमे फिरें, कुछ डायरी लिखने का शौक रखें, कुछ अपनी दिनचर्याओं को कलमबद्ध कीजिए, कलम से में लगाइए और उस तरह से उनको मतलब शब्द दीजिए, जी। ताकि जो भी आपकी संस्मरण है, जो भी यादें हैं, उनको लिखने की कोशिश करिए। ये आप शुरू कर सकते हैं, है ना। जी। और बहुत सारी सखियां तो बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं भी लिखती हैं। जी। बहुत अच्छी अच्छी अगर नहीं कहानियां भी लिखती हैं तो हमें लगता है वो तो लिखती ही कोशिश होंगी। करना चाहिए। आप अपनी डायरी बस ऐसे ही लिखें कि आपको आज पूरे दिन कैसा लगा, या आप कहीं गए थे 4 साल पहले या 6 साल पहले भी, या बचपन का कोई वाकया आपको याद आता है तो उसको कलमबद्ध कीजिए। जी। और बाद में जब कुछ अरसे बाद जब उसको पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा कि भी ये- लगेगा, और हो सकता है कि आपके लिखते लिखते रोज अगर आप इस तरह से लिखने लगे तो हो सकता है खुद कविताएं रचने लगे, है ना। जी। और जरूरी चीजें भी कभी कभी खरीदने जा सकते हैं कि बिल्कुल। कई बार तो घर में बिल्कुल बैठे रहते हैं कि कुछ नहीं है और निकलना ही नहीं है बिल्कुल बाहर। और कोरोना का भी एक है रेणु जी हाँ। कि है तो हम लोगों को बाहर नहीं निकलना है, तो जब अगर बाहर निकलें तो मास्क जरूर लें और सैनिटाइजर का भी उपयोग करें। कुछ कुछ कभी कभी सामान आप जो जरूरी है घर का, थोड़ा बाहर निकलें उसे खरीदें तो इससे एक रास्ता भी दूर होती है। जी। लेकिन ही जगह- हाँ, क्या एक रास्ता के साथ एक रास्ता दूर होती है। जैसे जी। बैठे बैठे अब है कि वही सुबह, कई बार तो ऐसा होता है कि सुबह से शाम हो जाती है, बिल्कुल भी 1 हफ्ते बीत जाते, 10 दिन बीत जाते, 15 दिन बीत जाते हैं घर में ही। तो ऐसा ना हो तो बहुत अच्छा जी। है कि शाम के समय या सुबह के समय थोड़ी देर बाहर जरूर निकलना चाहिए। जी। नहीं तो किसी न किसी बहाने से सब्जी खरीदने के लिए या कुछ खरीदने के लिए इस तरह से बाहर निकले तो अच्छा लगता है। बाहर निकले। लेकिन न्यू प्रोटोकॉल जो आया है अपने कोविड-19 का, वो हम जरूर बताना चाहेंगे। मेन और वुमेन 2 करके है। मेन में MEN 3 अक्षर है, जैसे M से माउथ है, जी। E से आईज है और N से नोज है। इनको छूना टालें, इनको न छुएं, यानी कि MEN याद रखें। माउथ और आईज और नोज, इनसे दूर रहें। तो ये तो मेन का हो गया पूरा नाम, अक्षर का एक का मायने। वैसे ही वुमेन के लिए है, W से है वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ को धोएं। W से है WOMEN है ना। तो O से आ गया ओबे, सोशल डिस्टेंसिंग। वहीं पर M से आ गया मास्क अप, मास्क लगाएं। वहीं E से आ गया एक्सरसाइज एंड ईट वेल। वहीं पर अब N से, वुमेन में N सबसे अंत में आता है, तो नो
अननेसेसरी ट्रैवलिंग। तो नो अननेसेसरी ट्रैवलिंग, तो ये मेन और वुमेन ज़रूर याद रखें और इन सारी चीज़ों के लिए गांठ बांध लें। बाकी सब करें तो करें, मन लगे ना लगे, लेकिन ये सब पर ज़रूर ये ख्याल ज़रूर रखें। ध्यान दें जी। ये हम कहेंगे अपनी फिर सखियों से, गुजारिश करेंगे अपने दोस्तों से। तो एक गीत सुनते हैं, लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे कढ़ाई के जो हमारे विविध रंग हैं और उनके जो वो सब हैं उन पर चर्चा करेंगे, है ना। तो एक गीत सुनते हैं। पीतल की मेरी गागरी, दिलरी से मोर मंगाई रे। पाँव में घुंघरू बांध के अब पनिया भरन हम जाई रे। पाँव में घुंघरू बांध के अब पनिया भरन हम जाई रे। पीतल की मेरी गागरी। पायलिया बोले ठुमक ठुमक बदली है चाल, हाय हाय बदली है चाल जवानी की, बदली है चाल जवानी की। चुनरी सर के इधर उधर बेशर्मी देख, होए होए बेशर्मी देख दीवानी की, बेशर्मी देख दीवानी की। बदनामी होगी गाँव में, चुनरी कहीं जो तूने गवाई रे। बदनामी होगी गाँव में, चुनरी कहीं जो तूने गवाई रे। पीतल की मेरी जिया करे जब गगरी डूबे पानी में, जब गगरी डूबे पानी में। अपना मुखड़ा नया लगे हम जब जब, हम जब जब, हम जब जब देखे पानी में, हम जब जब देखे पानी में। गालों पे लाली आ गई, हर किसने ये आग लगाई रे। गालों पे लाली आ गई, हर किसने ये आग लगाई रे। पीतल की मेरी गागरी, दिलरी से मोर मंगाई रे। पाँव में घुंघरू बांध के अब बनिया भरन हम जाई रे। पीतल की मेरी गागरी, पीतल की मेरी गागरी, पीतल की मेरी गागरी। पीतल की गागरी, यूं तो पानी भरी जाती है, उसमें पानी भरा जाता है, लेकिन उसमें जो नक्काशी होती है वो हमारे देश की बड़ी खूबी है। और अलग अलग प्रदेश में अलग अलग शहरों की ये बड़ी खासियत सी भी है ना जी। कई जगह पे बनाया जाता है, बनाए जाते हैं जी। पीतल के बर्तन। जाली भी उसमें बनाई जाली, जाती है, जी। उसके लैम्प्स बनते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं। और हर प्रांत में मूर्ति भी बनती है पीतल की, और बड़ी सुंदर सुंदर बनती हैं। जी, झूमर भी बनते हैं। हाँ, झूमर भी बनते हैं, उसमें जाली होती है। और इसी तरह से मूर्तियां भी होती हैं, चाहे वो हम उड़ीसा की बात करें, चाहे मैसूर की बात करें, या मुरादाबादी पीतल के बर्तन हों। तो ये तो बड़ी खूबी है चीनी हमारे मिट्टी हो देश गई, की। टेराकोटा हो गया, सभी कुछ जी। बिल्कुल। तो तो हमारे देश की खूबियों में कढ़ाई भी जो है ना, जैसे सुई और रंग बिरंगे धागों की मदद से जब कपड़ों पर हम कढ़ाई करते हैं, जो कपड़े की सुंदरता बढ़ा देते हैं। लेकिन वक्त बदलता चला गया और हाथों के साथ साथ मशीनों से की भी कढ़ाई होने लगी है। और पहले भी और आज भी दक्षता से कढ़ाई करना एक बेमिसाल हुनर माना जाता है। कढ़ाई से साधारण कपड़ों की भी रंगत बदल जाती है और इसमें नया निखार आ जाता है। और इसमें खास तौर से एक और है कि जो बनाता है उसकी कल्पनाशीलता, रंगों का संयोजन और उसके साथ साथ धागों का जो तरीका है वो अपनी कहानी अलग ही कहते हैं। और हमारे देश में खास तौर से
प्रचलित कढ़ाई की जो खास किस्में हैं वो अलग अलग प्रांतों की अलग अलग विशेषता है। जी, और जब भी ये सखियां कढ़ाई करती हैं तो ज्यादातर सखियों का ही योगदान इसमें होता है। जी। और वो कुछ कुछ तो कई जगह पे देखा गया कि गाना भी कुछ गाती जाती हैं। जी, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि तो उससे मन लगा रहता है। उससे मन लगा रहता है और सभी मिलकर गाती भी हैं, बड़ी अच्छी जी। अच्छी कढ़ाई बुनाई भी करती जाती हैं। तो काथा कढ़ाई इसमें एक बहुत मशहूर है। जी। ये कढ़ाई बंगाल की प्राचीनतम कलाओं में से एक है। इस खास कढ़ाई की कला में दक्ष बंगाल के कारीगरों के जीविका उपार्जन का ये एक महत्वपूर्ण साधन भी है। ये तो सभी जानते हैं कि बंगाल के रेशम की ख्याति जो है वो विश्व स्तरीय है। रंगीन, सूती और कहीं कहीं किसी खास कढ़ाई में रेशमी धागों का उपयोग भी बंगाल में किया जाता जी। है। लेकिन आमतौर पर सूती धागों से ही किया जाता है। काथा कढ़ाई में परिवार कारीगर जो होते हैं पूरे परिवार ही उसमें लग जाता है, और ऐसे कारीगर जो होते हैं कपड़ों पर रंगीन धागों को खूबसूरती से प्रयोग करते हुए फूल, पत्तियां, पशु और आम जनजीवन के दृश्यों को उकेरते हैं। बंगाल में ही तांत के भी विशेष धागों से बने हुए वस्त्र, साड़ियों में भी विशेष कढ़ाई की जाती है। रेशम पर भी कढ़ाई, काथा की सुंदर कढ़ाई देखी जाती है जो साड़ियों पर खास तौर से होती है, और अब तो स्टॉल, दुपट्टा और तरह तरह के सलवार सूट और पुरुषों के कपड़े भी ऐसे आने लगे हैं जिसमें काथा कढ़ाई का काम होता है, और बहुत सुंदर चटकीला और टिकाऊ रंग इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी तो पूरा पालकी और ऐसे भी चीज़ें बनाते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है। कभी कभी जानवर भी बना देते हैं, और कढ़ाई में उस तरीके की चीज़ें जब उकेर कर आती हैं तो बहुत सुंदर लगता है। और काथा जैसी ही कढ़ाई गुजरात में भी करते हैं। बिल्कुल सीधे सीधे गूलन जैसे होता है, बिल्कुल वही इसमें टाँके होते हैं, लेकिन उससे जो रंग लगाते हैं और जो डिज़ाइन बनाते हैं वो बड़ी देखने लायक होती है। जी, बंगाल की जो ये काथा कढ़ाई है, इसमें जो तांत के बारे में जो आपने बताया रेणु जी, ये बड़ा ही अलग तरह का होता है, जो एक तरह के कपास, खास तरह के कपास से जो तंतु निकलते हैं, धागे निकलते हैं, तो उनसे ये बनाया जाता है। और वो थोड़ा कड़ापन रहता है हाँ, उसमें। कड़ा भी रहता है और बहुत ही मजबूत होता है। यानी कि कपड़े बहुत इनके टिकाऊ होते हैं। हैं। वहीं अगर हम कढ़ाई की बात करते हैं तो आजकल तो जूट का भी इस्तेमाल किया जाता है, और जूट भी जब उसमें ताने बाने में लगाया जाता है तो उसका रंग भी अलग आता है बिल्कुल, और बड़ा प्रकृति से जुड़ा हुआ सीधे सीधे वो दिखाई देता है ना, तो अच्छा लगता है। बिल्कुल, रंगों का प्रयोग इसमें बहुत, रंगों का जो संयोजन होता है वो बहुत, जो चटक रंग होते हैं वो ज्यादातर देखा जाता है। कहीं की भी कढ़ाई हो, चाहे वो कश्मीर में बनी हो, चाहे भारत के किसी भी प्रांत में, क्यों ना असम वगैरह में ही बनी हो, लेकिन गाढ़ा रंग जो है ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ भागों में हल्का रंग भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे चिकनकारी। चिकनकारी में अगर आप देखेंगे तो मूल रूप से इसमें हल्का रंग ही देखने को मिलता आया है, जिसको हम पेस्टल कलर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत गाढ़ा रंग मिलना बड़ा मुश्किल सा होता है। अब परंपरा बदल रही है, लेकिन लखनऊ की जो ये मशहूर कढ़ाई है, इसकी खासियत ये है कि महीन कपड़ों पर इस तरह से किया जाता है, और इसमें सुई धागों को तरह तरह से टांके बनाए जाते हैं। इसमें खास बात यह है कि जैसे पतले कपड़े होते हैं और नीचे इसमें भरा रहता है, और उसका पूरा शेड जो है उसका रंग उभर कर ऊपर आता है। ऊपर से कढ़ाई नहीं दिखाई देती, नीचे की कढ़ाई कपड़ों के मतलब पारदर्शी होने के कारण वो कढ़ाई नीचे से दिखाई देती है। ये इसकी खूबी होती है। और इसमें कई तरह के टाके होते हैं, जिसमें कि इसमें जाली होती है, मुर्री होती है, फंदा होता है, टेपची होता है, पंखड़ी, लैंग, जजीरा, राहत, बंगला जाली, मुंदराजी जाली, और सिधौरी जाली, बुलबुल चश्म जाली, बखिया, और इस तरीके के बहुत अलग अलग, घास पत्ती भी होती है। ये बहुत सारे अलग अलग टांके हैं जो उसमें दिखाई देते हैं और बनाते हैं उसको। जी। तो ये कला भी बड़ी विश्व स्तरीय है, और बहुत, लखनऊ तो बहुत इससे जाना जाता है। पहले कैसा होता था रेणु जी कि ये जो चिकनकारी के काम होते थे, इसमें शलवार और दुपट्टा भी उसी तरह का बना करके मिलता था, लेकिन आजकल इसको अलग, सिर्फ कुर्ते और साथ में दूसरे तरह की शलवार या जो लेगिंग्स वगैरह आ गई है, या प्लेन दुपट्टे जो जॉर्जेट के आते हैं उसके साथ भी लोग पहन लेते हैं, तो बड़ा सुंदर लगता है। बल्कि लेगिंग में भी अब बहुत सारी जगहों पर कढ़ाई देखने को मिलती है, और तरह तरह के लहंगे और जो भी चीजें आजकल चल रही हैं, सब तरह के बच्चों के कपड़े, सब में ये चिकनकारी देखने को मिलती है। अपने बेडशीट्स भी दिखते हैं चिकनकारी के काम के, और बस जैसे बताया ना कि बड़ा हल्का गुलाबी रंग, पिस्ताई रंग, और ये सब फिरोजी रंग, ये सब बहुत हल्के शेड्स आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। साड़ियां भी खूब सुंदर आती हैं इसके। तो एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
कभी नहीं, कभी नहीं। अरे काश्मीर की कली हूँ मैं, मुझसे ना रूठो बाबूजी, मुरझा गई तो फिर न खिलूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। रंगत मेरी बहारों में, दिल की आग चनारों में, रंगत मेरी बहारों में, दिल की आग चनारों में। कुछ तो हमसे बात करो इन बहके गुलजारों में, कुछ तो हमसे बात करो इन बहके गुलजारों में। काश्मीर की कली हूँ मैं, मुझसे ना रूठो बाबूजी, मुरझा गई तो फिर न खिलूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अरे काश्मीर की कली हूँ मैं, मुझसे ना रूठो बाबूजी, मुरझा गई तो फिर न खिलूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। प्यार पे गुस्सा करते हो, तेरा गुस्सा हमको प्यारा है। प्यार पे गुस्सा करते हो, तेरा गुस्सा हमको प्यारा है। यही अदा का कातिल है जिसने हमको मारा है, यही अदा का कातिल है जिसने हमको मारा है। काश्मीर की कली हूँ मैं, मुझसे ना रूठो बाबूजी, मुरझा गई तो फिर न खिलूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अरे काश्मीर की कली हूँ मैं, मुझसे ना रूठो बाबूजी, मुरझा गई तो फिर न खिलूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कश्मीर पे जो फिल्में बनी हैं उसमें तो बड़ी सुंदर सुंदर कढ़ाई भी दिखाई गई है। तो ये हाँ। कश्मीर की जो एक कढ़ाई होती है उसे कशीदाकारी कहते जी। हैं। सबसे पुराना रूप है ये कढ़ाई का, ऐसा कहते हैं कि जो जम्मू और कश्मीर के परंपरागत बुनकरों द्वारा की जाती है ये कढ़ाई। ऐसी प्रतिभा है ये जिसे बुनकर अपनी आने वाली पीढ़ी को भी विरासत में सौंपते हैं, क्योंकि इसके लिए दक्षता बहुत जरूरी होती जी, है। बिल्कुल। और इस प्रकार से हस्तकला पीढ़ियों से चली आ रही है। इसे अलग मोटे और पतले भी जो धागे होते हैं उन्हें रंग बिरंगे, अलग मोटे और पतले रंग बिरंगे धागों का प्रयोग किया जाता हाँ, है मोटे इसमें, धागे जो भी जैसे कढ़ाई ऊनी होती है। कपड़े जब होते हैं तो उसमें हाँ। मोटे धागों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर रेशमी हो या पश्मीना जैसा पश्मीना कुछ हो, जैसे। तब बहुत बारीक धागों का इस्तेमाल किया जाता है। जी, हाँ। और रंग बिरंगे होते हैं तो इसलिए ये बड़े आकर्षक भी लगते हैं। 4 प्रकार के होते हैं इसमें कढ़ाई। अरी, सोजनी, तिल्ला या डोरी कढ़ाई कहते हैं, रेस्कार कहते हैं। अरी कशीदाकारी कारपेट में की जाती है, तकिए के कवर, चादर पर ये खासकर की जाती है जो अरी कशीदाकारी है। फिर सोजनी है जो महीन सुई से की जाती है, पश्मीना और उच्च गुणवत्ता वाले शॉल पर, ये कपड़ों पर भी की जाती है। तिल्ली या डोरी कढ़ाई, हाँ, इसमें जैसे- सोने और चांदी के जी। धागों का इस्तेमाल किया जाता है। और वहीं टिल्ला कढ़ाई फिरन जो पहनते हैं कश्मीरी हाँ। लोग, वो साड़ी और शॉल पर किया जाता है। सजावटी धागा केवल सतह की कढ़ाई पर होता है और पीले या सफेद रंग के अतिरिक्त पतले सूती धागे को इसके ऊपर सिल दिया जाता है। ऐसी कढ़ाई में कमल, बादाम, चिनार के पत्ते, चिनार के फूल और अंगूर के पत्तों जैसी कढ़ाई होती है। बेल बूटे ऐसे ही होते हैं। हाँ, जी। सुंदर लगते हैं तो। और एक जो होती है वो रेस्कार जिसे कहते हैं, शॉल, टेबल कवर और हाउस होल्ड जो भी लिनन की चीजें बनाई जाती हैं उनमें ये की जाती है। जी। सूती और रफल पर भी ये कढ़ाई की जाती हाँ, है। और ऊनी, पर्दों पर भी रेशमी ये दिखाई पर्दों देता पर। है। जी, तो ये कशीदाकारी
जो है यहाँ की खास है कश्मीर की। कश्मीर की बात आई तो नमदा जो बनता है उस पर भी देखिए कढ़ाई की जाती है। हमारे यहाँ जो बैठने के काम आता है आसन जैसा, उस पर भी मोटे धागे से और लंबे लंबे टांके लेकर उस पर कढ़ाई की जाती है। वो भी बड़े सुंदर बनते हैं ना। जी, जैसे नमदा जो होता है जो ऊनी गर्म होता है काफी, गर्म जो बिछाने होता के काम है, आता है। तो भाई इस तरीके की बात है जो हमने कश्मीर से शुरू की, कश्मीर की बात की। उसके बाद अगर नीचे हम थोड़ा सा आते हैं पंजाब की तरफ अपने, तो इसकी कुछ खासियत है। जैसे रंगों की धरती है यहाँ पर, और जो हमारे जो सिख भाई हैं जो पंजाब में रहते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। यहाँ पर फुलकारी की कढ़ाई की जाती है, और ये कला जम्मू के तराई क्षेत्र में भी होती है, लेकिन पंजाब से इसकी पहचान है। और इसमें भी तरह तरह की ज्यामितीय आकृतियां की जाती हैं, यानी चौकोर चौकोर से लेकर ही पत्तियां जो भी बनती हैं वो भी चौकोर तिकोन ऐसे ही चीज़ें होती हैं, जिसको हम ज्योमेट्रिकल कह सकते हैं, आकृतियां होती हैं। इसमें भी फुलकारी के नाम से तो होता है, लेकिन और पूरा भर के इसमें रहता है, और रंग बहुत सुंदर सुंदर इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी कई कई चीज़ें मशहूर हैं। इसमें भी जो टाँके होते हैं उनके हिसाब से बाघ, थिरमा, दर्शन द्वार और 52 फुलकारी खास मानी जाती है, जो विभिन्न परिधानों में देखने को मिलती है। पर्यटक यहाँ पर आते हैं और ख़रीदते हैं। इसके दुपट्टे बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, और केवल आप भारी फुलकारी का दुपट्टा भी अगर आप ओढ़ लें तो पूरा आपका जो कपड़ा है वो बहुत भारी सा लगने जी, लगता और है ना, पंजाब की सुंदर धरती लगता तो है। वैसे ही रंग जी, बिरंगी कही जाती है, बिल्कुल। उनके तो परिधान ही ऐसे होते हैं। और जरदोजी जो एक होती है वो भी एक खास प्रकार की कढ़ाई है, जी। और ऐसा कहते हैं कि मुगल बादशाह अकबर के समय समृद्ध हुई ये कला, और बाद में संरक्षण के अभाव में और औद्योगिकरण के दौर में इस कला का पतन होने लगा। लेकिन वर्तमान में फिर देखा जाता है कि ये कढ़ाई बहुत जोर पे है, जी। और सभी लोग पहनना पसंद करते हैं जरदोजी की कढ़ाई के जो कपड़े होते हैं। बिल्कुल, जरदोजी बहुत सारी जगहों पर हमें लगता है कहीं ना कहीं, जैसे कि अगर हम भानु अथैया जी की बात करें या और भी लोगों की बात करें जो ड्रेस डिजाइनर है, उन्होंने अभी संजय लीला बंसाली जी की भी बात करें तो ये जरदोजी वगैरह की कढ़ाइयों का उन्होंने कपड़ों में बहुत इस्तेमाल किया है। भले ही पैसे खर्च होते हैं, लेकिन फिल्मों में जब ये चीज़ें देखने को मिलती हैं तो एक बार फिर से प्रचलन में आ जाती हैं। कलाबत्तू का काम होता था, उसी में बहुत सारी, जैसे ये जरदोजी के जो काम होते हैं जरी की चीजें, वो जब हमारे कुछ अभिनेता अभिनेत्री जब पहनते हैं तो जाहिर है कि एक लालच सी मन में होती है। ऐसे ही बनारस शहर की भी अपनी रेशमी साड़ियाँ जो होती हैं उन पर भी सुंदर सोने और चांदी के तार से जो बुनाई होती है वो भी विख्यात है। बनारस के कारीगर जरदोजी के काम में दक्ष माने जाते हैं। जरदोजी बहुत ही कलात्मक और धैर्य का काम है। इनकी बारीकी को समझने के लिए ज़रूरी है कि इसे कम उम्र से ही सीखा जाए। इसका परंपरागत चरखा लकड़ी बांस की पट्टी से बना होता है, और कुछ आधुनिक भी होते हैं जिसमें सोने और चांदी के जो तार होते हैं उनको लपेटा जाता है। बुनकर पहले असली सोने और चांदी के तार पर रेशम पर कढ़ाई करते थे, सोने और चांदी के तार से जो काले नहीं पड़ते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन पे थोड़ा सा बदलाव होने लगा। पहले पॉलिश होने लगी बाद में, और फिर अब वो कृत्रिम सबने ले लिया स्वरूप। जरदोजी के काम वाले वस्त्र और साड़ियों में जाहिर है कि बनारस की अपनी एक विश्व में अलग ही पहचान है। तो ये सारी जो कढ़ाई है, उसके अलावा अगर हम जाएं सिंध की ओर तो सिंधी कढ़ाई भी बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, कच्छ की कारीगरी भी इसे कहते हैं। तो सिंधी कढ़ाई हो या किसी और प्रदेश की महिलाएं भी इसमें बहुत आगे हैं। सिंधी कढ़ाई वैसी कढ़ाई और बुनाई तो महिलाओं का कहते हैं कि पसंद भी है और शौक भी है, और इसमें ये आगे भी हैं। तो इस काम में जो सिंधी कढ़ाई खासकर है, इसमें खासकर महिलाएं बहुत आगे हैं। सूती और कपड़ों पर और सिल्क और सैटन, जो साटन का कपड़ा जिसे कहते हैं, उस पर यह कढ़ाई की जाती है, और इनमें छोटे छोटे विभिन्न आकार के शीशे भी लगाए जाते हैं। ये आकृतियां ज्यामिति होती हैं। कढ़ाई भी वैसी ही होती है जिस हिसाब से शीशे लगाए जाते हैं, पूरी ज्यामिति होती है ये। हाँ, जी। और आजकल ये भी तो देखा गया है रेणु जी कि जो शीशे लगाए जाते हैं उसके बाद कहीं कहीं पे वहां पर कुछ अलग तरह की चीजें भी लगाई गई हैं जो चमकदार होती हैं, बड़ी कड़ी सी होती हैं। प्लास्टिक भी अब आने लगा क्योंकि शीशा बहुत भारी होता है, तो जाहिर है कि उसकी जगह प्लास्टिक आने लगा जो देखने में शीशे जैसा लगता है। हाँ, तो गुजरात की ये एक पारंपरिक कढ़ाई है, और डांडिया नृत्य के खास परिधान में भी देखी जाती है। आज भी विश्व बाजार में इसकी खास पहचान है। अगर हम गुजरात की बात करें तो संगीता एक बात और है कि वहां में कढ़ाई के साथ साथ कौड़ी, मोती, पोत और इन सबको खूब इस्तेमाल करते हैं और बड़ा सुंदर लगता है देखकर, है ना? जी, मोतियां भी टाकते हैं जी। तो अमूमन तो ऐसे कपड़े भारी ही होते हैं, तो मौसम भी है सर्दियों का। तो भाई कपड़े भारी होते हैं कढ़ाई वाले, लेकिन हमारे गाने तो कुछ हमें हल्का कर देंगे ना।
में नींद कैया आवेली। गोरी पलका में नींद कैया आवेली, आवेली गोरी पलका में नींद कैया आवेली। मारी पलक्यां पालनी ये झुलावली, झुलावली पलक्यां पालनी ये झुलावली। हो मारे नैना सो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। मारे नैना सो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। थाने चंदन हार बना लूं, थाने चंदन हार बना लूं, मारे हृदय को लगा लूं चुनरी में लुकाए थाने राखूंगी। हो चुनरी में लुकाए थाने राखूंगी। गोरी चुंदड़ी लहर लहरावेली। गोरी चुंदड़ी लहर लहरावेली, लहरावेली चुंदड़ी लहर लहरावेली। भोला प्राणा में प्रीत जगावली, जगावली प्राणा में प्रीत जगावली। हो मारे हिवड़े सो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। मारे हिवड़े सो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। थाने मोतीड़ो बना लूं, थाने मोतीड़ो बना लूं, मारे होठा सु लगा लूं, राजनथली में बांध कर राखूंगी। हो राजनथली में बांध कर राखूंगी। थाने काजलियो बना लूं, मारे नैना में रमा लूं, राज पलका में बंद कर राखूंगी। हो राज पलका में बंद कर राखूंगी। भाई ऐसा नहीं लगता कि ये सारे साज श्रृंगार हों या चाहे ये कढ़ाई के टांके हों, सब चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आंखों में सजा कर रख लिया जाए काजल के माध्यम से, या मतलब कहीं ना कहीं से पलकों में लोगों बंद को कर लिया हाँ, जाए, है ना। जी राज बंद कर लिया जाए। लेकिन ये राज राज ना रहे। सखियां जो जानती हैं और इस चीज को बहुत अच्छी तरह से कर पाती हैं, कढ़ाई को दक्ष हैं, तो वो जरूर अपनी सखियों को भी बताएं और बिल्कुल। छोटी छोटी साइट्स में भी जरूर डालें जी। कि किस तरह से ये और हम लोग और इसमें अच्छा कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा सदुपयोगी हो जाएगा। बिल्कुल, समय के सदुपयोग में ये बहुत अच्छा विषय है जिसको आप कर सकती हैं। वहीं पर संगीता एक बात और है कि हम अपनी सखियों से, पता नहीं कल से मन में आ रहा था कि सखियों से जरूर कहें कि थोड़ी बहुत सिलाई जरूर सीखें, क्योंकि सिलाई जो है छोटा मोटा भी बटन टाकना तक भी अब बहुत खत्म होता जा रहा है, और इसके लिए हम परेशान रहते हैं और ढूंढते हैं कि कोई ऐसा कारीगर मिल जाए जो छोटी मोटी सिलाई भी है। ठीक है, अच्छी बात है कि अब तो सड़क पर आप थोड़ा सा पैंट नीचे फट गया या सिलना है या लंबाई ज्यादा कम है, वो भी 20 रुपए 50 रुपए में ऐसे सिल देते हैं। ठीक है, उनकी भी रोजी रोटी चल रही है, लेकिन कभी कभी वो भी नहीं मिलते हैं, और इस लॉकडाउन ने तो और दिखा दिया है कि हमें कितना आत्मनिर्भर रहना जरूरी है। तो सिलाई जरूर सीखें। जरूरी नहीं है कि सिलें, ऐसा नहीं है कि आपको कोई हुनर आ रहा है तो उसका अगर उपयोग हो तो ही आप उसको सीखें। जी। आपको हुनर आना चाहिए, कभी भी आपातकाल ऐसा आ जाए कि उसकी जरूरत पड़ सकती है। जी, कई बार ये भी शिकायत करती हैं हमारी सखियां कि भाई बच्चे सुनते नहीं है कि सब मोबाइल में लगे रहते हैं, तो जी। बच्चे सुनते नहीं है कि आप किसी तरह से आगे आइए। कढ़ाई बुनाई भी बहुत जरूरी चीज है। जी। सबसे बड़ी बात तो इससे क्या होता है कि जब हम कुछ सीखते हैं तो हमारा एक दिमाग बिल्कुल एक तरफ लगा रहता है, बिल्कुल। तो वो शक्ति भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं जी। बढ़ती चली जाती है, जिसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं। तो वो- Concentration, जी, बिल्कुल। शक्ति बढ़ती जाती है और इस तरह से हमें चीजें भी ज्यादा याद रहती हैं और जी। सीख भी पाते हैं हम ज्यादा से ज्यादा। बहुत जरूरी है। तो चाहे तो माताएं धीरे धीरे से समझा बुझा करके बच्चियों को ये बात जरूर बताएं कि ये एक अच्छी चीज है, इसे जरूर सीखना चाहिए। और बच्चियों को क्यों, मुझे तो ये लगता है कि बेटों को भी जरूर बतानी चाहिए। भाई जी। बताने की जरूरत ही नहीं है संगीता, अगर आप खुद करेंगी ना तो बच्चे अपने आप करेंगे। ठीक है, अगर आप सिलाई सीख रही हैं तो हो सकता है आपकी बेटी चाहे कि ढोलक सीखना चाहे, मतलब कुछ लगे
लगेगा कि नहीं, जब माँ इतनी पराक्रमी है, कुछ कुछ सीखती रहती है इस उम्र में, तो हमें कुछ कुछ सीखते ही रहना चाहिए। तो सीखने की जो प्रक्रिया है वो सतत आपकी यूं ही चलती रहे, इस कामना के साथ आज हम कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। तो सभी सखियों को संगीता श्रीवास्तव और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।